चलिए दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय YouTube ऑनलाइन दुबई क्लासेस। ठीक है ना। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका आरसीसी का लेक्चर है। मैंने बहुत दिन से डाला नहीं है, तो आप लोगों की शिकायत आ रही है कि आप लोग सर आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप बता दें कि आप लोग व्यू अच्छे नहीं दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो इसके तहत मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं मेहनत करूं और यदि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो मेरा वीडियो डालने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को व्यू करना है। ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक मैंने जो आपको आरसीसी के जो जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि उसमें पूरा मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन बताया है। मतलब जो सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बताए थे। अब आपका जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका दूसरा है। ठीक है ना, सेमेस्टर वाइज। इसमें मैं आप लोगों को जेई के क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि जेई में किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट जो बनते हैं वो भी बताता जाऊंगा। तो आज आपका चैप्टर है दूसरा, और दूसरे चैप्टर का जो नाम है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को मैंने आपको पीछे आपको 3 टाइप के बताए थे ना मेथड। उनमें से आपका पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और इसको हम लोग इलास्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए, इसमें जो आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है, मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ था। तो ऑफलाइन क्लास में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, मैंने आपको लिखाया भी है, नोट्स पूरा बनाया था। पहला क्वेश्चन है आपका बेसिक एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर आरसीसी बीम। मतलब कहने का है कि आरसीसी बीम की जो बेसिक थ्योरी एजम्पशन है, संकल्पनाएं हैं, उनको हमें बताना है कि क्या क्या होता है। चलिए, पहला पॉइंट है, देखिएगा आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि बेंडिंग के पहले, बेंडिंग के पूर्व यदि प्लेन है, समतल है, तो वो बेंडिंग के पश्चात भी समतल होता है। क्या आप देखिए, क्या यही बोल रहा है पहला पॉइंट। क्या बोल रहा है कि यदि कोई क्रॉस सेक्शन बेंडिंग से पूर्व समतल है तो बेंडिंग के पश्चात भी समतल रहता है। इसको हम लोग बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौली एजम्पशन, बर्नौली संकल्पना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नौली संकल्पना भी बोलते हैं। चलिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो जेई लेवल से बनता है, किस तरीके से बनता है। आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में आपको डालूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा इसी से। पहला पॉइंट आपका बनेगा, क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि कोई क्रॉस सेक्शन बेंडिंग से पूर्व समतल है और बेंडिंग से पश्चात भी समतल होता है, तो इसका अर्थात, इसका मतलब क्या है, इसको और क्या बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, नोट्स में अच्छे से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ये बीम है आपकी, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन एरिया होता है, नीचे आपका टेंसाइल एरिया होता है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस के अपर एरिया मतलब ऊपरी क्षेत्र, और डाउन एरिया मतलब टेंसाइल क्षेत्र में जो आपका स्ट्रेन होता है, क्या होता है आपका स्ट्रेन होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है किसके। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस से दोहरे के। मान लिया मैंने कि ये डिस्टेंस आपकी x1 है, ये डिस्टेंस आपकी x2 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेन होगी किसमें, कंप्रेशन एरिया में जो स्ट्रेन होगी, किसमें, जो कंप्रेशन एरिया में स्ट्रेन होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x1 के, और जो आपकी टेंसाइल एरिया में स्ट्रेन होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x2 का। नाउ दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इन वर्किंग लिमिट, मतलब कार्यकारी सीमा के अंदर जो आपका कंक्रीट एंड स्टील पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। मतलब कहने का, इन इलास्टिक लिमिट या वर्किंग लिमिट, कंक्रीट एंड स्टील ऑलवेज कैसे, इलास्टिक कंडीशन। और यदि इलास्टिक कंडीशन है तो आपको पता है कि जो आपका स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। चलिए, मतलब कहने का है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ऑलवेज हुक्स लॉ, बट लिमिट स्टेट मेथड डोंट ओबे हुक्स लॉ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या बना है, इन वर्किंग लिमिट कंक्रीट एंड स्टील पूर्णतः कैसे होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि एट वर्किंग लोड स्टील एंड कंक्रीट
का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कैसा होता है, स्ट्रेन लाइन होता है। तो मैंने आपको हुक्स लॉ बताया था, हुक्स लॉ मतलब पीछे आपको डिफरेंस बताया था पिछले वाले लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि यदि हुक्स लॉ है तो आपको क्लियर हो जाए कि जो स्ट्रेन और स्ट्रेन डायग्राम होगा वो आपका कैसा होगा, लीनियर होगा। ये तो बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि यदि हुक्स लॉ है, ओबेस कर रहा है हुक्स लॉ का, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका कैसा होगा, लीनियर होगा। चलिए 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट आपका क्या कहलाता है, टोटल टेंसाइल स्ट्रेस स्टील वहन करता है और कंक्रीट फ्री होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंक्रीट में स्टील डालते हैं तो जो टोटल स्ट्रेस होता है, कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, वो कौन एक्सेप्ट करता है, आपका स्टील करता है। और लेकिन जो आपका कंक्रीट होता है इससे टोटल क्या होता है, आपका फ्री होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कंक्रीट और स्टील में परफेक्ट बॉन्ड होता है, दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम कंक्रीट में स्टील को डाल देते हैं 28 डेज बाद उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, जिसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो वो दोनों जब सेट हो जाते हैं 28 बाद जब हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। सेट हो जाते हैं तो दोनों के बीच में एक परफेक्ट बॉन्ड बनता है। और परफेक्ट बॉन्ड बनता है जब आप परफेक्ट बॉन्ड बन गया, जब मैंने बताया था कि आरसीसी क्या होता है, सीसी प्लस में आपका रेनफोर्समेंट, सीसी प्लस में आपका क्या होता है, सीसी प्लस में रेनफोर्समेंट। इन दोनों को यदि हम लोग मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, आरसीसी बनता है। बात क्लियर है ना। तो दोनों आप जब हमने इन दोनों को अलग अलग मिलाया तभी तो ये जाके आरसीसी बना, तो एक यूनिट की तरह कार्य करेंगे ना, वही पॉइंट बोला गया। चलिए 5th के बाद 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, कंक्रीट में दबाते समय कंक्रीट और स्टील में कोई भी प्राइमरी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इनिशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यही बोला गया है। चलिए 7 पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है। 7 पॉइंट आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था, जल्दी से बताइएगा क्या लिखवाया था मैंने लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, जल्दी से याद करिएगा क्या पॉइंट लिखवाया था मैंने, क्या यही लिखवाया था 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या लिखवाया था कि जो आपका स्मॉल m है, स्मॉल m मतलब मॉड्यूलर रेशियो लिखवाया था, मॉड्यूलर रेशियो लिखवाया था, मॉड्यूलस रेशियो क्या लिखवाया था, मॉड्यूलस रेशियो स्मॉल m बराबर आपको क्या लिखवाया था, क्या ES अपॉन EC लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ES अपॉन EC लिखवाया था। इसकी जगह पे मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, स्मॉल m बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा CV, क्या यही फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम और इसका जो एजम्पशन देखते हैं, जो आपका मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो मॉड्यूलर रेशियो लिया जाता है, मापांक अनुपात कहते हैं, स्मॉल m बराबर 280/3 सिग्मा CV लिया जाता है। अब आप बात कर रहे होंगे कि सिग्मा CV क्या होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक डेफिनेशन और बता देते हैं कि जो आपका स्मॉल m होता है, स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस रेशियो, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस रेशियो। मॉड्यूलस रेशियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक अनुपात बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 280/3 सिग्मा CV होता है। सिग्मा CV मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लीजिएगा, स्मॉल m का एक फॉर्मूला और होता है। स्मॉल m बराबर आपका क्या होता है, ES अपॉन में EC। तो आप लोगों को दोस्तों पता है कि ES जो होता है आपका क्या होता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, क्या होता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। और जो आपका EC होता है, EC क्या होता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल से बताया हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं ES। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको पिछला लेक्चर जो दिया है, पिछले जो वीडियोस अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो ES का जो मैंने वैल्यू बताई थी, आप लोगों को बताई थी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm का स्क्वायर। कितना बताया था, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर mm का स्क्वायर, क्या यही बताई थी। अब यहाँ पर मैं EC की बात करता हूँ, तो EC की बात आपको बता दूँ कि इसके लिए अभी मैंने बताया था, कोड भी बताया था, IS इंडियन स्टैंडर्ड 456-45 से 2000 के अकॉर्डिंग जो EC की वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 5000, कितना लेते हैं, 5000 अंडर FC के लेते हैं, कितना लेते हैं, 5000 अंडर FC के लेते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। तो यही तो आपको सब बताया था ना अगले पॉइंट में,
तो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, 7 नंबर का पॉइंट होगा। इसमें आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, वो क्या मिल गया, मॉडुलस रेशियो का मापांकन अनुपात स्मॉल m बराबर 280/3 सिग्मा CV। इसी को हम लोग ES/EC बोलते हैं। सारी वैल्यू भी बता दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेस भी बताए थे। क्या बताए थे, जल्दी से देख लीजिएगा। क्या बताया था मैंने, स्ट्रेस की बात की थी किसमें, बीम में, RCC बीम में स्ट्रेस इन बीम की बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में बात की थी। तो स्ट्रेस आपके कितने तरीके से बताए थे दोस्तों, क्या 3 टाइप्स के बताए थे। 3 टाइप्स के जो बताए थे आपको, एक तो बताया था मैंने आपका होता है क्या अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या अल्टीमेट स्ट्रेस होता है क्या, कौन सा होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है क्या, बिल्कुल होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, क्या वर्किंग स्ट्रेस बताया था, बिल्कुल बताया था वर्किंग स्ट्रेस। क्या वर्किंग स्ट्रेस का कोई दूसरा नाम होता है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। वर्किंग स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है आपका, डिजाइन स्ट्रेस होता है। क्या होता है भाई, डिजाइन स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है। इसका एक आध नाम और होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस, दूसरा आपका वर्किंग स्ट्रेस, या इसी का दूसरा नाम होता है डिजाइन स्ट्रेस। और जो लास्ट आपका तीसरा पॉइंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई दोस्तों, जल्दी से बताते जाना। एक्चुअल स्ट्रेस रिवाइज करते जाना, ठीक है ना। लॉकडाउन के चलते हुए ये रिवीजन करा रहा हूँ पूरा। चलिए अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस जो कि सेल्फ लोड के कारण कोई भी स्ट्रक्चर सहन करता है। कहने का मतलब है कि सेल्फ लोड के कारण, किस लोड के कारण, सेल्फ लोड के कारण जब कोई स्ट्रक्चर आपका फेल होता है तो उस समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। और मैंने आपको इसकी पहले भी चर्चा की है, पिछले वाले वीडियोस में, लेक्चर में बताया मैंने आपको कि यदि हम कंक्रीट के लिए बात करते हैं तो कंक्रीट के लिए आपका कितना होता है। यदि ग्रेड की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो आपका M होता है मिक्स, मतलब उसका ग्रेड शो करेगा। और जो ग्रेड के बगल में जो मतलब M के बाद जो डिजिट होती है वही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है। तो M15 के लिए यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें तो 50 Nm/mm का स्क्वायर, क्या यही होती है, बिल्कुल होती है। यदि हम M20 की बात करें तो M20 आपका कितना हो जाएगा, 20 Nm/mm का स्क्वायर। मतलब कहने का है कि यदि अल्टीमेट की बात कर रहे हैं, यदि किसी भी सेल्फ लोड की बात करेंगे, यदि आपका M15 ग्रेड है तो वो आपका इस एरिया पर 1 mm का स्क्वायर एरिया पर उसका स्ट्रेस कितना होगा या कितना लोड सहन कर सकता है, 50 न्यूटन का। यदि इस एरिया की बात करें तो कितना सहन कर सकता है, 20 न्यूटन का लोड वो सहन कर सकता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना, सेल्फ लोड के कारण जब कोई स्ट्रक्चर फेल होता है तो उसका जो फेल होने के समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। और कोई भी मिक्सचर के मतलब ग्रेड की जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट में जो M के आगे जो डिजिट होती है वही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू कहलाती है। तो M15 के लिए 15, M20 के लिए 20, M25 के लिए 25। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो आप जरा याद करिए, मैंने आपको सेफ्टी फैक्टर बताया था पिछले वाले वीडियो में। क्या सेफ्टी फैक्टर में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या लिख देते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। और अपॉन में क्या ले जाते हैं, सेफ्टी फैक्टर। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जरा याद करिएगा, जब मैंने आपको सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, सेफ्टी फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों के बारे में बताया था। तो सेफ्टी फैक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में क्या, वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमें बात करनी है वर्किंग स्ट्रेस की। तो वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर। बात क्लियर है कि नहीं भाई। चलिए आप लोगों को इसी तरीके से मटेरियल मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को क्या करते रहेगा, सब्सक्राइब्स, और वीडियोस जो आते हैं कृपया करके पूरा वीडियोस देखा करो। अच्छे से अच्छा मटेरियल देता हूँ, पूरे से पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस की जब बात होगी तो वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर की बात होती है। अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर। अब बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को नोट में कुछ पॉइंट बताए थे पिछले वाले वीडियो में। क्या बताया था, कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.78 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करेंगे वो दोनों के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, दोनों के लिए बात करेंगे। तो आप जरा देखिएगा,
यदि हम M15 की बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, M15 ग्रेड के लिए बात करते हैं, तो M15 आपका M15 ग्रेड हो गया। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेस आपको पता है कि जो ग्रेड की वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस कितना हो जाएगा M15 के लिए, 15। अब M का मतलब मिक्स, मतलब कंक्रीट की बात हो रही है, तो कंक्रीट के लिए जो सेफ्टी फैक्टर होता है कितना होता है, 3। अब यदि हम इसमें भाग दे दें तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी क्या, 5 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर होगी, बिल्कुल होगी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका M15 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसके लिए जो आपका वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर होती है। यदि हम M20 की बात करते हैं तो जरा याद कीजिए, क्या मैंने 7 पॉइंट कुछ बताई थी, क्या बिल्कुल बताई होगी। तो ये आपका 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका 6 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन मैंने आपको कितना बताया था, 7 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। इसी तरीके से M25 करेंगे, M30 करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये आपका किसके लिए हो गया, कंक्रीट के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, आपका कंक्रीट के लिए। तो M15 के लिए जो आपका वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 5, और जो आपका M20 उसके लिए कितनी होती है 7। और वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में सेफ्टी फैक्टर। चलिए यदि यही बात हमें किसके लिए करनी है, किसके लिए करनी है, स्टील के लिए भी ये बात करेंगे। तो Fe 250 किसके लिए, Fe 250। जैसे यहाँ पर यदि हम, ये तो आपकी कंक्रीट के लिए बात थी अल्टीमेट स्ट्रेस में, यदि यहाँ पर हम स्टील के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, स्टील के लिए बात करते हैं, तो Fe 250 के लिए यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोले तो कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। यदि Fe 415 के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करते हैं कितना हो जाएगा, 415 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। तो Fe 250 हो गया, और Fe 415 के लिए अब हमें बात करनी है किसके लिए, वर्किंग स्ट्रेस के लिए। तो इसमें जब वर्किंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो सेफ्टी फैक्टर आपका स्टील में कितना चलता है, 1.78 चलता है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 में 1.78 का भाग दे देंगे, तो आपका कितना आता है, ये क्या 140.4 आता है क्या। तो 144.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसमें 415 में यदि 1.78, सॉरी यहाँ पर 78 है, और 1.78 का भाग देंगे 415 में, तो ये आपका क्या 233 के समथिंग आता है क्या। इसी तरीके से मैंने आपको सारा ऑफलाइन क्लास में भी बताया हुआ था। बात क्लियर है कि नहीं। तो इतना सब आपका हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो सेफ्टी फैक्टर होता है आपका कंक्रीट के लिए 3 होता है, स्टील के लिए आपको कितना होता है 1.78 लिया जाता है। अब एक्चुअल स्ट्रेस की बात करते हैं तो इतना सब वेल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड होता है उसके कारण जो आपका स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक। तो अच्छे से समझ में आ गया ना सब लोगों को। अब क्या करना है, मैं इसी तरीके से कल भी नए इसके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग व्यू अच्छा दीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए अभी मेरा मन लगेगा थोड़ा पढ़ाने में, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन दुबे क्लासेस। थैंक यू।